ग्लोबलाइजेशन क्या है बेटा? वैश्वीकरण। क्या है? इससे साथ एक और देखना, अपन को एक देखना उदारीकरण, हाँ, और अगला कौन सा देखना है? निजीकरण। क्या देखना है? हाँ, लिबराइजेशन हो गया और प्राइवेटाइजेशन। तीन वर्ड, कौन से वर्ड है? बड़े प्यारे वर्ड है। देखो इसको मैं इससे पहले बैकग्राउंड लूं जरा। बैकग्राउंड अगर इनको देखेंगे तो बैकग्राउंड के पहले हम देखेंगे हमें इंडिपेंडेंस कब मिली बेटा? आजाद कब हुए हम? 1947 में हम, सीधी बात है, आजाद हुए। और इससे पहले कौन थे बेटा? ये अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज थे। तो अंग्रेज देखो करते क्या थे अंग्रेज? अंग्रेजों का उनका इतना ही था कि इंडिया में हम भला करें। तो इनका बेसिक क्या था कि हमने देखा ना, रेवेन्यू सिस्टम। क्या देखा? वो राजस्व प्रणाली। क्या था? इनका जो पूरा काम होता था ना वो किस पर चलता था? रेवेन्यू सिस्टम पे। इसके अलावा दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, या हम कहा जाए औद्योगिकीकरण। क्या? औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूरा औद्योगिकीकरण। या हम कहा जाए तो इसके अलावा कि जो अदर जो पॉलिसी आएंगी उन पे ज्यादा हम खर्च करना, इन चीजों का ध्यान रखना। देखो यहां हम देखेंगे अंग्रेजों को एक बात पता था कि अगर हम भारत में हैं तो भारत में अगर हमने इधर इंडस्ट्री लगाए, अगर हमने क्या लगाया बेटा? उद्योग। और अगर हम इधर इंडस्ट्री लगाए दे रहे हैं तो नुकसान किसको हो जाएगा? अंग्रेजों को। किसको हो जाएगा? क्योंकि इंडिया के अंतर्गत हम इंडस्ट्री लगाएंगे और इंडिया के एम्प्लॉय यहां काम करेंगे तो पैसा भी कहां बनेगा? इंडिया में। और किस पे खर्च होगा? इंडिया पे खर्च होगा। तो इस वजह से अंग्रेजों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रक्रिया है औद्योगिकरण की, वो यहां ना अपना के कहां अपनाई थी बेटा? इंग्लैंड में। कहां अपनाई थी? इंडस्ट्री कहां लगाए थे? और खर्च का यहां भारत में जो क्या करते थे? ट्रेड, उसको लाते थे और यहां बेचते थे। रेवेन्यू सिस्टम ये था। तो इनसे देखा जाए बेनिफिट किसको होगा बेटा? टोटली बेनिफिट अंग्रेजों को होगा। अब अंग्रेजों से जे तुमने पूछा कभी कि जो बताओ इंडस्ट्री के लाने हमारे यहाँ काम क्यों नहीं किया तुमने? क्या तुमने एजुकेशन सेक्टर पे हमारे यहाँ काम किया? ये भी नहीं किया अंग्रेजों ने काम, कि अगर हम इनको एजुकेटेड कर देंगे तो कल के दिन हमें ही भगा देंगे यहाँ से। तो इन्होंने ना तो एजुकेशन सेक्टर पे काम किया ना पे। इसके अलावा इन्होंने एक अच्छा काम जो करते थे कि इंडिया के कल्चर को खत्म करना है। क्या करना बेटा? इंडिया के कल्चर को बेसिकली हम देखा जाए तो यहां जो क्या लाते थे बेटा? यूरोपीय कल्चर। क्या लाते थे बेटा? यूरोपियन कल्चर पूरा का पूरा इंडिया में लाना चाहते थे। इंसान को तुम बातों से गुलाम बना सकते हो, उसको बरगला के गुलाम बना सकते हो वो चीजें, लेकिन जी वाला जो गुलामी वाली जिंदगी शॉर्ट टाइम के लाने रहती है। क्या रहती है? अगर इंसान का अगर तुमने कल्चर चेंज कर दिया, इंसान का अगर धर्म चेंज कर दिया तो वो गुलामी ज्यादा टाइम तक चलती है। कब तक चलती है? तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि इंडिया का कल्चर खत्म करके हम यूरोपीय कल्चर लाएं अपना, और यहां जब यूरोपीय कल्चर हो जाएगा तो वो किसको देवता मानेंगे? यूरोप को, क्योंकि कल्चर किसने दिया? यूरोपीय लोगों ने। तो कल के दिन अगर गुणगान गाएंगे तो किसके गाएंगे? यूरोप के। तो ज्यादातर यहां देखा जाए जितने भी जो अंग्रेज आए वो इंडिया में यूरोपीय कल्चर लेने को आए। आज हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो कपड़े हाफ पहने जा रहे हैं या उन चीजों को, वो कहाँ यूरोपीय कल्चर है, हमारे यहाँ का कहाँ कल्चर कहता है ये चीजें? तो यहाँ कल्चर। तो यहाँ देखा जाए तो जब हम आजाद हुए क्या हुए बेटा? तो हमें सबसे पहले इंडस्ट्री जो पॉलिसी थी वो 1980 की। कब की थी बेटा? क्या हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री पॉलिसी थी वो कब की थी बेटा? 1948 की पॉलिसी आई थी। इसमें हमने इंडस्ट्री को बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में? 4 ABCD करके इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और इन पार्ट्स में बेसिकली होता क्या था? 1 2 3 4। इतने दिन से छुट्टी पे चल रही। देखो यहां GMRD पे आ जाती है ना, तो आना जाना फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, आना जाना हमारे अकॉर्डिंग होना है, क्योंकि यहाँ क्लास लेनी पड़ेगी। चलिए आ जाइए, इधर आ जाइए। तो हमने क्या देखा बेटा? इसमें इंडस्ट्री को किसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? अब इसमें अलग अलग डिवाइड करते थे। जैसे हम देखेंगे एटॉमिक एनर्जी को लेकर एक कैटेगरी में रख दिया गया। इसके अलावा कम्युनिकेशन जो इन्फॉर्मेशन वाले हैं वो एक कैटेगरी में रख दिया गया। जो बड़े बड़े सेक्टर है वो एक कैटेगरी के अंतर्गत। इसके अलावा इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया या अन्य चीजों से परमिट से रिलेटेड हो गया वो सेकंड में रख दिया गया, और छोटे के थर्ड में रख दिया गया, और जो बच्चे खुची हैं स्वॉप अप वाला वो फोर्थ में रख। तो इस तरीके से इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 4। इसके बाद इन्होंने जो अगली पॉलिसी आई थी वो आई थी 1956 में। कब आई थी बेटा? तो यहां बेसिकली इन्होंने इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा?
कि यहाँ के जो उद्योग थे उन्होंने 3, 1, 2 और 3 कितने में, यहाँ लगभग इन्होंने 17 जो थी इंडस्ट्री वो इसके अंतर्गत लगे थे और लगभग 12 इंडस्ट्री इसके अंतर्गत लगे थे और शेष जो बचे थे वो किसके अंतर्गत थे, थर्ड। वही बात है, टॉप डिफेंस वाला हो गया या डिफेंस से रिलेटेड जो भी बनते आएंगे उन चीजों को रिलेटेड हो गया, या कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर रिलेटेड हो गया, फॉरेन से रिलेटेड हो गया, जो चीजें हैं वो सारी चीजें क्या में रख दी, 8 में। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड होगा वो ये में रख दिया गया और इस पर गवर्नमेंट का क्या रहता था, कंट्रोल, एकदम सख्त कंट्रोल। थोड़ा सा कम कंट्रोल इस पर हो जाता और कम किस पर हो जाता, इस पर जैसे। तो यहां इन्होंने इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था बेटा, 3 पार्ट्स में। ये सारी पॉलिसी यहां चल रही, कहां चल रही, इंडिया में। ये पॉलिसी जब कब तक चली, 1991 तक। कितने तक चली, तो इंडिया में हमने देखा एक कब आई, 1948 के अंतर्गत आई, एक 1956 के अंतर्गत आई और दूसरी कौन सी आई बेटा, 1991 के अंतर्गत आई। कितने के अंतर्गत आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की 3 पॉलिसी आई। कब आई, 1948 और 1956 और 1990। अब तुमसे पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंस इंडिया में फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी कब आई थी, 1948 में आई थी। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी कब आई थी, 1991 में। हमारी न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी कब आई थी बेटा, 99। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी इसको नाम क्यों दिया, नए औद्योगिक नीति इसको क्यों नाम दिया गया, इसके पीछे कारण है। देखो यहां हम देखा जाए, हमारे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, या यहां की देखा जाए तो इकोनॉमिक जो सिस्टम है, या यहां देखा जाए बेसिकली अर्थव्यवस्था, यहां की जो अर्थव्यवस्था को उन्होंने अलग तरीका से डिवाइड किया। यहां की जो इकोनॉमी को उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2। एक हम देखेंगे यहां बंद अर्थव्यवस्था नाम दिया इन्होंने, क्या दिया बेटा, और इन्होंने एक नाम कौन सा दिया बेटा, खुली अर्थव्यवस्था। इसको बोलेंगे क्लोज इकोनॉमी और इसको ओपन। कितनी हो गई बेटा, 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की, एक बंद अर्थव्यवस्था हो गई, एक अपनी कौन सी हो गई, बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या है, इसको हम कैसे देखेंगे। देखो हमारा देश आजाद कब हुआ बेटा, और कब से कब तक, 1991, कब तक बेटा, और इसके अलावा हम देखेंगे 1991 से एट प्रेजेंट टाइम तक। कहाँ गए थे, गए जो आंखों वाला चश्मा है कि फिसन वाला चश्मा, आंखों वाला है कि फिसन वाला, क्या होती हैं, ठीक है पढ़ लो ना, तो काम देगा कम से कम है। फिसन मिशन तो ये चलती रहेंगे। हेलो, हाँ बेटा, हाँ अभी मैं क्लास से फ्री होकर बात कर रहा हूँ, है ना। आवाज़ नहीं, जरा ध्यान से, ए आवाज़ नहीं, समझने वाली बात है, बातों करने वाली बात। तो हमारी यहाँ की जो इकोनॉमी को बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक बंद अर्थव्यवस्था और दूसरी। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री है, एनी कंट्री है, वो क्या करे बेटा, यही क्या करे, प्रोडक्शन, क्या करे बेटा, और प्रोडक्शन करने के बाद इसी देश के अंतर्गत प्रोडक्शन करेगा और इसी देश के अंतर्गत क्या करेगा बेटा, सेल, क्या करेगा। तो कोई भी देश अपने देश में ही क्या करे, मैन्युफैक्चरिंग, क्या करे बेटा, और अपने ही देश में क्या करे, मैन्युफैक्चरिंग को ही क्या कर दे बेटा, सेल के रूप में, या वहीं कंज्यूमर को क्या कर दे, प्रोवाइड कर दे। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, क्लोज या बंद इकोनॉमी बोला जाता है। अर्थात कोई भी देश अपने देश में ही उत्पादन करे, कहां करे बेटा, और अपने ही देश में बेच दे या अपने ही देश में खपत करे, तो इसको हम कैसी बोलेंगे बेटा, बंद अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे बेटा, जब हम किसी देश के साथ व्यापार नहीं कर रहे, किसी देश के कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमें WTO की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से हम मेंबरशिप हमने नहीं ली थी WTO की, किसी नहीं ली थी। इसी वजह से हमने कब ली बेटा, 1991 में। कब ली, 1999 में। इसके अलावा जब हम किसी देश की जरूरत नहीं पड़ रही है तो क्या हम सेबी की मेंबरशिप लेंगे, क्या नहीं लेंगे। क्या हम ट्राई की मेंबरशिप लेंगे, तो नहीं लेंगे। सेबी आया 1992 में और ट्राई आया 1997 में। कब आया,
1997 में जो बताएंगे क्या होते हैं, हालांकि तुम्हारे में जोड़े ना इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, वो सर पढ़ाएंगे, सेबी और किसको पढ़ाएंगे, ट्राई को, है ना, ध्यान रखिएगा। तो बस सेबी इतना ध्यान रखो 1992 कितना, और ट्राई 1997 के अंतर्गत दो ध्यान, इकोनॉमी अच्छा पढ़ाएंगे जी इसको, है ना। तो हमने क्या देखा बेटा कि कोई भी बंद अर्थव्यवस्था है तो क्या होती है कि जब कोई भी देश अपने देश में ही उत्पादन करे और अपने ही देश में बेचे, अपने देश में खपत करे, तो वो क्या कहलाएगा। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक, 1947 से लेकर 1991 तक कैसी अर्थव्यवस्था थी बेटा, बंद इकोनॉमिक, क्योंकि हम इस वाले टाइम पीरियड तक ना तो हम किसी देश के साथ व्यापार करते थे और ना हम किसी देश को अपने यहां से बेचते थे। तो इस तरीके से क्या था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी बंद अर्थव्यवस्था। ऐसा हम क्यों नहीं करते थे, जबकि इस वाली व्यवस्था को चाइना ने 1970 के आसपास ओपन कर रखा था, इंडिया ने 1991 में किया है। तो इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, जैसे तो हमने कब अपने अपनाई बेटा 1991 में, कब ओपन किया इसको, 1991 के बाद हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई या ऐसे कौन से टाइम आया जब हमने ओपन की, देखो इसके पीछे का कारण क्या था। तो हम देखेंगे कि हम बंद क्यों रहे, क्या हमारे देश की क्लोज इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था क्यों रही, तो इसके पीछे कुछ कारण रिस्पॉन्सिबल। बंद अर्थव्यवस्था कब से रहा है बेटा, 1947 टू 1991 तक, जब हमने देखा था कि इंडिया में हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला जो स्थान था वो 1607 में सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। कहां की थी बेटा, फिर इसके बाद हमने देखा था कि 1498 में पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा कब आए थे, 1498 में पुर्तगीज आए और अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, सब आए ना। तो भारत को एक डर था कि यार पहले व्यापारी ही तो आए थे हमारे यहाँ, पहले क्या वो कुछ पहले युद्ध करके आए थे, नहीं, पहले वो हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे और व्यापार करने का रिजल्ट ही ये निकला था कि हम गुलाम बन गए थे। क्या बन गए थे, तो भारत ने कहा यार ये तो गड़बड़ है, अगर हमने फिर से अगर अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया दूसरे देश के लान, फिर से व्यापारी बनकर आएंगे और पता नहीं आप क्या करेंगे, कैसे गुलाम बनाएंगे क्या। तो भारत ने कहा इसको ब्रेक करके चलो, क्या करो, ब्रेक करके। तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को अपने देश में ही उत्पादन किया। अपने देश में कब तक चले बेटा, 1947 से लेकर 1991 तक चले। अब यहां क्या था, यहां तक अर्थव्यवस्था में कुछ यहां चेंजेस हुए, जैसे हमने देखा 1948 की क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, 1956 की भी पॉलिसी आई। इसके अलावा एक MRTP एक्ट है, कौन सा बेटा, MRTP एक्ट 1964, इकोनॉमी वाले लिख लेना जी डेट, इकोनॉमी वाले जिनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। MRTP एक्ट कब आया बेटा, 1946। अब यह हमने देखा जे पॉलिसी और जी पॉलिसी। MRTP एक्ट में क्या था, MRTP एक्ट में ये था बेटा कि इस एक्ट के द्वारा जो इंडस्ट्री की जो पॉलिसी है A-B-C कैटेगरी वाले, उन पर और कंट्रोल स्टेब्लिश कर दिया। क्या कर दिया, क्यों कंट्रोल क्या कर दिया, पहले हमने देखा इंडिया के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, क्या करती थी, बड़ी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, वो छोटी छोटी कंपनी को खरीद लेती थी। अब एक इंडिया है, अब एक इंडिया में जे बताओ जूते का उत्पादन करने वाली 10 कंपनियां हो, कितनी हो, 10 कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी हो, कौन हो, तो बड़ी कंपनी क्या सोचेगी कि 9 कंपनियों को हम खरीद ले, सब अपने में मिला ले, हम एक कंपनी रहेंगे, कौन रहेंगे, और पूरे देश में और हमारा जूता बेचेगा, क्या बेचेगा। अब हम अकेले, हमारी मनमानी चलेगी, मोनोपॉली चलेगी। अब जूता हम 200 को बेच रहे थे, हम 2000 का बेचेंगे, कितने का बेचेंगे, 2000 का बेचेंगे। तो लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि जूते बिना चल नहीं पाने, तो फायदा किसका होगा, बड़ी कंपनी का। तो MRTP एक्ट आया तो उन्होंने जो इंडस्ट्री जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक बात कह दी कि जितनी जो बड़ी कंपनियां हैं वो बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को नहीं खरीद सकती। किसे नहीं खरीद सकती, छोटी कंपनियों को नहीं खरीद सकती। बड़ी कंपनियों पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। एक सिस्टम ये था। दूसरा यहां ये था कि हमने जो इंडस्ट्री में जो उद्योगों को डिवीजन किया था, उन उद्योगों के अंतर्गत कि हमें कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, उन इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमें परमिट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो हमें देखना, एक तो हमें परमिट लेना पड़ेगा और दूसरा हमें लाइसेंस लेना। क्या लेना बेटा, लाइसेंस लेना। और तीसरा हम देखेंगे जो सब जाएंगे परमिट राज या दरोगा के पास। किसके पास जाएंगे हम बेटा, परमिट राज या दरोगा के पास जाएंगे। तो इन सबको हमें इंडस्ट्री लगाने के लिए हम दरोगा के पास जाएंगे। अब दरोगा कहेगा कि हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लाइसेंस भी दे देंगे, हम सारी व्यवस्था प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। हमें क्या देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में पावर दरोगा के पास थी, तो करप्शन बढ़ गया। क्या बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया, बड़े पैमाने पर करप्शन बढ़ गया। जब बड़े पैमाने पर करप्शन बढ़ गया तो फिर यहां जो पूरी व्यवस्था है, पूरी की पूरी व्यवस्था कैसे हो गई, कोलैप्स हो गई। अब सुनो, सारी पावर किसके हाथ में, दरोगा के हाथ में, किसके हाथ में,
अगर तुम्हें छोटी दुकान भी अपनी ओपन करनी है तो किसके पास जाना पड़ेगा? किसके पास जाना पड़ेगा? दरोगा के पास जाना पड़ेगा, सीधी बात ये है। अब दरोगा के पास जाना, तो दरोगा क्या कह रहा है कि हमें क्या ले आओ, पैसा दो, तब हम तुम्हें परमिट देंगे, तब प्रोवाइड करेंगे, नहीं तुम दफ्तर के चक्कर काटते रहो। आज तुम्हारी फाइल दबी है, फिर दबेगी और आगे वाले समय में तो तुम्हें बाबू को पकड़ना पड़ेगा, चपरासी को पकड़ना पड़ेगा, किसी से कहना पड़ेगा कि हमें ऑफिसर से मिलाओ, वो तब वो कहेगा बाबू या चपरासी को पैसा दे दो, तब तुम्हारी फाइल निकल कर आएगी, तब तुम्हारी इंडस्ट्री लग पाएगी। ऐसी कहानी हुआ करती थी। अब मान के चलो कि तुम्हें कोई सी भी छोटी दुकान खोलनी है, तब पावर दरोगा के हाथ में, अगर तुमने खोल भी ली बिना परमिट के, तो दरोगा तुम्हारी दुकान पर आकर बैठ गया, बोले परमिट दिखाओ, लाइसेंस चेक कराओ, सारी चीजें चेक कराओ। चेक कराने के बाद अगर तुम्हारे पास नहीं निकली तो उसने फाइन लगा दिया तुम पे, जुर्माना लगा दिया तुम पे, और कह दिया कि तुमने बिना अनुमति की कैसी की। अब तुम्हें इतना सारा और तुम्हें सजा बोलेगी, कोर्ट कचहरी अलग करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो दुकान ओपन होती थी बेबी क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी। वो कहती थी यार इतनी सारी प्रॉब्लम, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो तुम्हें फिर रिश्वत देना है। क्या देना है? फिर रिश्वत देना है। तो यहां जो पूरी व्यवस्था बनाई वो अल्टीमेटली किसके फेवर में चली गई? दरोगा जी के फेवर में चली गई। परमिट लेना है, लाइसेंस लेना है, तो इस सब में क्या बढ़ गया? करप्शन बढ़ गया। जैसे हमने देखा था कि यहाँ के ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे तो यहाँ एक व्यवस्था जो जिसकी चल रही थी, एक अमेरिका की चल रही थी, और दूसरी कौन सी चल रही थी बेटा? कैपिटलिज्म में चल रही थी, और एक कौन सी चल रही थी? कम्युनिज्म। हम देख चुके थे। तो कम्युनिज्म के अंतर्गत क्या होता था कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। किसके पास होती है? और गवर्नमेंट अपने क्या करती है? अधिकारी अपॉइंटमेंट कर देती है। क्या कर देती है? तो वैसे ही हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक तरीका से कैसी थी बेटा? कम्युनिज्म। कौन सी थी? कम्युनिज्म व्यवस्था थी। और कम्युनिज्म व्यवस्था में कौन होती थी? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के नीचे क्या होते थे? इनके ऑफिसर या इनके क्या होते थे? कर्मचारी होते थे। और जैसे कर्मचारी कहेंगे वैसी गवर्नमेंट चलेगी, सीधी बात जी है। तो पूरी की पूरी व्यवस्था किस पर डिपेंड थी बेटा? यहाँ के जो सर्वेंट या जो कर्मचारी उन पर डिपेंड थी। और नीचे कौन सी थी? पब्लिक थी। और पब्लिक क्या करती जब पावर किसके हाथ में बेटा? ऑफिसर के हाथ में है। तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर कहां तक चली? 1991 तक। तो सारी व्यवस्था, जितने जो ऑफिसर थे वो सारे के सारे ऑफिसर कैसे होगा? अमीर होगा। क्या हो गए? अमीर हो गए। और सरकार के नीचे ऑफिसर, तो इनको तो सैलरी कहां से मिल रही है? यहां से मिल रही है सैलरी। तो इनको तो परवाही नहीं जब पब्लिक क्या कर रही नहीं कर रही है। कितना हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, वो इन पर फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनको तो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। क्या हो रही? फायदा इनको हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? सरकार का हो रहा है, और पब्लिक का नुकसान हो रहा है। तो जितने सारे ऑफिसर हैं जो सारे के सारे क्या हो गए? अमीर हो गए। इस बीच क्या हो गए? और हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? डाउन हो गई। तो हम 1947 से 91 तक पहुंचे। तो नरसिम्हा राव सरकार, जो नरसिम्हा राव उस टाइम के प्रधानमंत्री थे 90 में, और उस टाइम के जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री थे वो थे मनमोहन सिंह। कौन थे? उनके टाइम पीरियड में इतनी बुरी हालत आ गई, इनकी इतनी बुरी हालत आ गई कि अब ये कहने लगे होंगे कि हमारे देश में अगर हमने इस चीज के लाने कि हमने अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं की, अगर हमने अपने देश में प्राइवेटाइजेशन नहीं लाए, अगर हम अपने देश में लिबराइजेशन नहीं लाए, अगर हम अपने देश में ग्लोबलाइजेशन नहीं लाए, तो आने वाले समय में हमारे देश को बड़ी दिक्कत। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ये चर्चा होने लगी थी कि अपने देश के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज देखनी है, कि अपने देश के अंतर्गत एक तो हमें अपने देश में उदारीकरण लाना है। क्या लाना है बेटा? और दूसरा हमें क्या लाना है? निजीकरण लाना है। और तीसरा हमें क्या लाना है बेटा? वैश्वीकरण। क्या लाना है? वैश्वीकरण। बोले हम ये चीजें ले पाएंगे तभी। अब 1990 के दौरान 91 में हमारे पास इतना कर्ज हो गया है कि अब हमारे पास पैसा इतना नहीं बचा कि हम अपने यहाँ के कर्मचारियों की सैलरी दे ले। क्या कर ले? उनके अकाउंट में सैलरी वाला पैसा डाल रहे हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ सर, हाँ बोलो जी, नमस्कार। उनको भेज देना है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भेज देना है ना। अभी मैं शाम को 6 बजे फ्री हो जाऊंगा, है ना? 4 बजे से तो मैं क्लास लेता हूँ। इससे पहले एनी टाइम दिन में मिल जाए तो मुझे कॉल कर ले। वो सुबह आ जाए 8 से 10, है ना? ठीक, चलिए आप आज नहीं, अब सुनिए जरा ध्यान। तो इस वाले टाइम पीरियड में सुनो जरा ध्यान से। तो इस वाले टाइम पीरियड में हमने देखा 1990 से 91 वाले टाइम पीरियड में हमारे देश की स्थिति बड़ी लड़खड़ाने लगी। क्या लड़खड़ाने लगी? अब हमारे देश में इतना पैसा नहीं बचा कि हम कर्मचारियों के अकाउंट में पैसा डाल दें। और ऐसी कंडीशन के लाना उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह, वो मनमोहन सिंह ने दिमाग लगाया कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम IMF के पास जावे और एक हम जावे वर्ल्ड बैंक के पास। किसके पास जावे बेटा?
या तो हम कर्ज लेने के पास किसके जाएं, आईएमएफ के पास, या तो हम वर्ल्ड कर्ज बैंक आईएमएफ के पास, या हम किसके पास जाएं, वर्ल्ड बैंक कहता है कि जब तुम्हारी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट या देश की अर्थव्यवस्था इस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स से धराशायी हो जाए तो ऐसे में हम लोन नहीं देंगे। ये कौन कहता है, आईएमएफ कहता है जी हम बिल्कुल तुम्हें लोन देने का काम करेंगे। क्या देने का काम करेंगे, लोन देने का काम करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें रहती हैं, वो तुम्हें मानने पड़ेंगी। हाँ, कंडीशन, तो वो कहता है कि हमारी जो कंडीशन अगर तुम फॉलो कर लोगे तो हम तुम्हें क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। तो भारत ने कहा ठीक है, लेकिन भारत पे इतने रेस्ट्रिक्शन, इतने प्रतिबंध नहीं लगाए थे जिससे उन्हें मानने पड़े, लेकिन इतना था कि हाल सुझाव दिए थे उन्होंने सुझाव दिए थे कि अगर तुम अपने देश के अंतर्गत अपनी जो इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी की जगह तुम ओपन इकोनॉमी कर दो। क्या कर दो, और अगर ओपन इकोनॉमी कर दोगे तो तुम्हारे देश में भरमार जनसंख्या और तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा इस चीज का। तो बोले यार ये बात तो सही है तुम्हारी। तो बोले अभी तो हाल फिलहाल में हमें जरूरत है कि तो हमें कर्ज दे दो पहले, तो अगर तुम्हें कर्ज दे दोगे तो हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को चला लेंगे, जितने भी कर्मचारी उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा, और फिर हम क्या कर देंगे कि हमारे यहाँ देश में अभी जो चल रहा है ना कि कम्युनिज्म, या हमारे देश में पब्लिक सेक्टर, या देखा जाए हमारे यहाँ देश के अंतर्गत एक जो व्यवस्था बनी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, उसको हम ज्यादातर प्राइवेट कर देंगे। क्या कर देंगे, तो बोले तुम्हें सही बात है कि, तो बोले पहले तो तुम्हें जाके अपने देश में अगर सुधार कर सको तो इन चीजों को लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, कि अपने देश में 3 चीजें लागू करो, एक तो उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा, ठीक है देखते हैं हम इसको अप्लाई करके देखते हैं इसमें क्या जाना है, अगर इससे फायदा होगा तो देख लिया जाएगा, नुकसान होगा वो भी देखा जाएगा। बोले नुकसान का तो देखो अब तक हमें कोई वो प्रूफ ही नहीं मिला कि नुकसान हुआ हो किसी के लाने। बोले इससे फायदा ही होता है, जैसे तुमने देखा होगा चाइना को 1970 के दौरान उसने अपना ग्लोबलाइजेशन किया था, और जब किया था तो 70 साल 1970 के आसपास किया, तो 30 साल में चाइना भारत से कई गुना ज्यादा अभी आगे है इस कंडीशन में। तो बोले अभी तुम काफी लेट होगा, और अभी भी अगर तुम कर सकते हो अपने देश के अंदर 3 पॉलिसी लागू कर सकते हो तो तुम्हारे देश में बहुत फायदा होगा। बोले यार ये बात सही है, तो पहले सुनो जरा, लिबराइजेशन उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। इसके लिए एक वर्ड और आएगा एनसीईआरटी किताब में, भूमंडलीकरण। हाँ क्या वर्ड आएगा बेटा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यह वर्ड मिलेगा भूमंडलीकरण। क्या मिलेगा, नैना साहू जी बताना हमने न्यू पॉलिसी हम कब लेकर आएंगे, कब लेकर आए थे हम, क्या 1991 में। कितनी औद्योगिक नीति आई थी, इंडस्ट्री पॉलिसी कब कब आई थी, 1941, 1948, 1956 और 1991। तो हम जो पढ़ रहे हैं पॉलिसी वो कौन सी वाली पढ़ रहे हैं, बताइए जरा, कौन सी वाली पढ़ रहे हैं, 1991 वाली कौन सी पढ़ रहे हैं। बातें मत कीजिएगा, इधर देखिएगा। तो हमने क्या देखा बेटा, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीनों बड़े बड़े काम किए हैं। देखो हमारा देश जो हो गया इंडिया, और इंडिया में हमने तुमसे कहा 1948 से लेकर 1991 तक हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी बेटा, लोच, बंद अर्थव्यवस्था। तो इसका मतलब है कि कोई भी देश के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, सीधी बात, जो हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन होगा वही हम अपने यूज कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम चलाएंगे। 1991 में हमने जब अर्थव्यवस्था आई तो कैसी हो गई बेटा, तो हम सारे देशों के साथ व्यापार करेंगे। किसके साथ करेंगे, एक साइड अमेरिका के साथ व्यापार भी करेंगे, दूसरा चाइना के साथ भी हम व्यापार करेंगे, पाकिस्तान के साथ भी व्यापार करेंगे, रसिया के साथ भी व्यापार करेंगे, जापान के साथ भी व्यापार करेंगे, इजराइल के साथ भी करेंगे, और श्रीलंका के साथ भी, हम सबके साथ व्यापार करेंगे। कब करेंगे बेटा, 1991 के बाद हम सबके साथ व्यापार करेंगे, इससे पहले हम किसी के साथ व्यापार नहीं करते थे। तो हमारे पास जो आईएमएफ ने जो सुझाव दिए थे, किसने दिए थे बेटा, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, तो उन्होंने दिया था कि तुम 3 वर्ड इनको अप्लाई करके देखो। उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, उदार, क्या होता है बेटा, उदार का मतलब होता है लिबरल, क्या होता है, लिबरल। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी, क्या बेटा, पॉलिसी मतलब नीतियां कैसी बना लेवे बेटा, उदार बना लेवे। क्या बना लेवे, अभी तक उदार का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी देश, जैसे मान के चलो अमेरिका किसके साथ व्यापार कर रहा है, भारत के साथ, किसके साथ कर रहा है,
इंडिया के साथ, चाइना भारत के साथ व्यापार कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, सारी चीजें। तो बोले एक तो तुम एक काम कर लो कि अपना जो सीमा शुल्क है यहां से अगर चाइना करेगा तो अपनी यहां कंपनी लगाएगा, तो ये टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स रेट कम कर लो, जैसे कोई भी देश तुम्हारे देश में बड़ी आसानी से आ सकेगा। दूसरा, तुम्हारे यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भी बेहतर बना लो, क्योंकि दूसरे देश से अगर कोई भी कंपनी आएगी या जो मल्टीनेशनल कंपनी आएगी वो तुम्हारे देश में आकर वो क्या करेगी, पैसा मंगाएगी और दूसरे देश को भेजेगी। तो एक काम कर लो कि अपने यहाँ के बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर कर लो। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली जो सेक्टर है ना उस पर भी थोड़ी नजर रख लो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, लेन देन तुरंत हो जाए, आसानी से हो जाए, नेटवर्क इशू ना हो, वो चीजें, तो उन पे भी बेहतर काम कर लो, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी कि ओपन इकोनॉमी ज्यादा बेहतर तरीका से रहेगी। तो इसका मतलब उदारीकरण का मतलब क्या है कि सरकार जो अपनी जितनी भी जो पॉलिसी है वो कैसी बना ले, लिबरल बना ले। कोई भी कंपनी आ रही तो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके और इंडिया में ज्यादा टैक्स ना लग सके, बड़ी आसानी से उसको बैंक तक पहुंचने में, खाता खोलने में उसको बड़ी आसानी हो जावे, जो कर्मचारी हैं बड़े प्यार से उनसे बात कर ले, और जितने जो है ना कि दरोगा सिस्टम हो गया उन सिस्टम को डाउन कर देने का अपना, जिससे क्या रहेगा कि बाहर से लोग बाग आएंगे तो बात कर लेंगे तो उनको ऐसा नहीं लगे कि इंडिया में करप्शन है। क्या है, तो करप्शन वाली जो पॉलिसियां जितना बढ़ चुका है उस वाली करप्शन को क्या कर दो, थोड़ा सा डाउन कर दो, जिससे क्या हो जाएगा कि विदेशी कंपनियां वो आएंगी। नहीं तो विदेशी कंपनियां आई और वो कहे यार हमें इंडस्ट्री खोलनी है, इतनी जमीन खरीदनी है, सो पॉलिसी में हमें वो दे दो, अलाउ कर दो, और पता चला तुम कह रहे नहीं वो तो फाइल तुम्हारी दबी है 6 महीना बाद खुलेगी, वो जी वाला नहीं तो फिर कोई आएगा नहीं तुम्हारे देश में। तो इस वजह से अपनी नीतियां थोड़ी उदार बना लो। तो उदारीकरण का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसी है उसको क्या बना ले बेटा, लिबरल बना ले, अर्थात टैक्स कम कर ले और बाहर से जो दिक्कत आ रही है उसको कम कर ले तो ठीक हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ कुलदीप सर, अभी कुलदीप सर अभी बैठा लो, मैं फिर बात कर रहा हूं, क्लास ले रहा हूं, है ना। तो उदारीकरण का मतलब समझ में आया कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को कैसा बना ले बेटा, लिबरल बना ले। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, कौन सा आया बेटा, निजीकरण। अभी देखो, अभी तुमने देखा बेटा 1948 से लेकर 91 तक जितने सारे जो यहाँ के जो सेक्टर हैं वो सब किसके अंडर में काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जितने ऑफिसर लगाए हैं वो सारी के सारी ऑफिसर को दे रही सैलरी, गवर्नमेंट। कौन दे रहा है, गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट सैलरी दे रही है तो जितने सारे ऑफिसर हैं वो नीचे पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, क्या पब्लिक के लिए काम करेंगे, नहीं, वो तो सैलरी आ रही है उनको क्या करना। फॉर एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल आज के समय का है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली की छोड़ दो, दिल्ली वाले छोड़ दो कि वहां वो अच्छा काम चल रहा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो स्कूल चल रहा है। एमपी के अगर स्कूल लिया जाए तो एमपी के स्कूलों की व्यवस्था यह है कि टीचर जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, और अटेंडेंस लगाने के बाद कहाँ आते हैं, घर आते हैं। ऐसी हालत हो गई कि अब एडमिशन भी एमपी के गवर्नमेंट जो स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो रहा है। समझ में आई ना बात को। तो ये क्या है, क्योंकि यहाँ के जो टीचर हैं, गवर्नमेंट जो टीचर हैं, उनको तो सैलरी कौन दे रहा है, सरकार दे रही। तो इनको क्या पढ़ाने में इतने अच्छा इंटरेस्ट आएगा, नहीं आएगा, एज ए जितन सर की अपेक्षा। क्योंकि जितन सर को तो तुम लोग पैसा दे रहे हैं, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा मेरा रिजल्ट बेकार होगा, तो आने वाले पीढ़ियां क्या मेरे पास पढ़ने आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे। क्योंकि जितने अच्छी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो उतने बच्चे पढ़ने आएंगे। तो इनको टेंशन नहीं है, इनको तो सैलरी कहां से मिल रही है, तो इनको पब्लिक से क्या करना, नहीं करना। तो ऐसे में नुकसान किसका हो रहा है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का, क्योंकि जनता नाराज होगी तो दूसरा प्रधानमंत्री बनाएगी क्या, नहीं बनाएगी। तो ऐसी कंडीशन में सरकार से कहा गया कि तुम अपने जितने भी जो तुम्हारे पास चीजें हैं इंडस्ट्री उनको प्राइवेट कर दो। जैसे अभी मोदी सरकार ने एक काम किया कि भोपाल का जो हबीबगंज स्टेशन है, हाँ हबीबगंज नाम था इसका, तो अभी 2021 के दौरान रानी कमलापति कर दिया गया, वहां की रानी थी कमलापति, तो उन्हीं के नाम पर कर दिया। तो प्राइवेट अगर उसको देखोगे ना आप तो कहोगे यार हम इंडिया में है ही नहीं है क्या, एक बार जाके देखोगे ना तो एसी हर जगह सब कुछ व्यवस्था बेहतर है वहां की। तुम कहोगे यार ऐसा अगर हर एक स्टेशन हो जाए तो काम हो जाए, लेकिन वो स्टेशन कैसा है, कैसा है, प्राइवेट। अब सारी व्यवस्था कौन बनाएंगे, वहां के लोग, वहां के जिसने लिया है उसको, जिसने उसे पैसे भरे। अब तो इससे क्या हो जाएगा कि प्राइवेट कर दिया, अब उसको चिंता है कि अगर हम इस स्टेशन को अगर हमने बेहतर नहीं बनाया तो लोग बाग यहाँ नहीं आएंगे। जब लोग बाग नहीं आएंगे तो हमारे यहाँ ट्रेन में जो लोग सफर कर रहा है वो यहाँ गंदगी रखेंगे तो क्या आएंगे, तो नहीं आएंगे, तो हमारे यहाँ पैसा वसूल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से उसको क्या बना दिया गया, बेहतर, क्योंकि ये प्राइवेट है। और प्राइवेट में जो ओनरशिप कौन है, पार्टिकुलर व्यक्ति के पास क्या हो गई बेटा, ओनरशिप हो गई किसी एक व्यक्ति के पास। तो इस वजह से तो पहला आई अपने सुझाव क्या दिया बेटा,
प्राइवेट को बढ़ावा दो तुम अपने देश में। अब तक तुम सारे के सारे इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर में करें, सारी चीजें करें, तो दिमाग गवर्नमेंट का दिमाग खुला, बोले यार हम बड़ी गलती कर रहे थे। तो 1991 के बाद 1991 के बाद क्या किया, इसको प्राइवेट करने का काम किया। अभी तो गुस्सा आती है, मतलब पढ़ाने के टाइम पे तुम्हें पानी पीने की याद आ रही है। चलिए जरा ध्यान से, तो हमने क्या देखा बेटा, प्राइवेट। अगला आ जाओ इधर, इधर हमने क्या किया, अगला बर्थडे क्या आया बेटा, ग्लोबलाइजेशन। क्या आया बेटा, वैश्वीकरण। क्या आया बेटा, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण। बस आवाज मत कीजिएगा, वैश्वीकरण क्या बेटा, बस बातें ना करो। देखो हम क्या देख रहे हैं बेटा, ग्लोबलाइजेशन। क्या देख रहे हैं बेटा, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ, क्या बेटा, वन कंट्री टू अनदर कंट्री एक्सेस लेबर सर्विस और गुड्स, कि एक देश दूसरे देश के साथ जब श्रम सेवा और वस्तु का बिना किसी रुकावट के आदान प्रदान करते, विदाउट बैरियर। क्या बेटा, कि जब एक देश दूसरे देश के साथ बिना किसी रुकावट के सेवा वस्तु और श्रम का आदान प्रदान करने लगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। क्या बोलेंगे बेटा, वैश्वीकरण। तो देखो अब हमारे देश के साथ, जैसे मान लो इंडिया, क्या बेटा, इंडिया अमेरिका के साथ क्या बेटा, अपने देश की सेवाएं देने लगे, अपने देश का श्रम शेयर करने लगे और अपने देश की वस्तु बेचने लगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वैश्वीकरण। कि जब एक देश दूसरे देश के साथ सेवा की करने लगे, जैसे हम अपने देश के जो कर्मचारी हैं वहां, जैसे इंजीनियर कहाँ जाते हैं, अमेरिका हो गए, वहां हो गए तो वहां चले जाते हैं ना, कनाडा हो गएंगे और फ्रांस जर्मनी जगह जगह जाते हैं। तो मतलब सर्विस हम हमारे देश के लोग क्या दे रहे हैं, इनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस श्रम। कुछ हमारे मजदूर भी जाते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि इधर जो बड़ी बड़ी सिटी है वहां जाते हैं तो अपने बेटर का काम करते हैं ज्यादातर लोग बाग, तो उनको वहां पैसे ज्यादा मिल जाता है, तो वो क्या है, श्रम पहुंच गया दूसरे देश में। और गुड्स हम प्रोडक्ट बना के भेज रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, दूसरे देश में भेजेंगे। तो एक देश जब दूसरे देश के साथ क्या क्या शेयर करने लगे, श्रम सेवा वस्तु का आदान प्रदान करने लगे बिना रुकावट के, क्या बेटा, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, ग्लोबलाइजेशन। तो हम देखेंगे कि वन कंट्री टू अनदर कंट्री क्या शेयर करने लगे बेटा, लेबर सर्विस और गुड्स, क्या बेटा, और विदाउट बैरियर, कि किसी प्रकार की रुकावट ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, वैश्वीकरण। तो हमने देखा 1990 के बाद फिर हमने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, अब हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन। हम दूसरे देश के साथ सेवाएं भी देंगे, वस्तु भी खरीदेंगे, एक देश दूसरे देश के साथ बड़ी आसानी से कर पाएगा। और ये वाली पॉलिसी हम कब लेकर आए बेटा, 1991 के अंतर्गत। तो हमारे देश की अब अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सी सुधार होगा। अब सुधार कैसे होगा, तो देखो इधर वैश्वीकरण। क्या बेटा, वैश्वीकरण क्या हो गया बेटा, एक हम देखेंगे एडवांटेज और दूसरा डिसएडवांटेज, एक हो जाएंगे लाभ और दूसरी हो जाएंगे हानियां। क्या हो जाएंगे बेटा, हानियां। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्लियर है। देखो अब हमने क्या अपना लिया बेटा, वैश्वीकरण। क्या अपना लिया, अब तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हमने वैश्वीकरण तो अपना लिया, लेकिन लोग बाग तरह तरह के क्वेश्चन करने लगे। क्या करने लगे, तरह तरह के, जितने भी जो अर्थशास्त्री हुए उस टाइम के, वो सारे के सारे क्वेश्चन करने लगे, यार तुमने अपने देश को कहां ढकेल दिया, कि ऐसे कंडीशन में डाल दिया जहां तो हमारा देश बर्बाद हो सकता है। तो कुछ जो
वो उस टाइम के जो अर्थशास्त्री उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, फायदा भी होता है और क्या होता है, नुकसान भी होता है। तो हमें सारी चीजें क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, क्योंकि 1991 के दौरान 1990 से चर्चा स्टार्ट हुई थी और 1991 के अंतर्गत हमने अप्लाई कर दी थी। चंद्रशेखर राव की जो सरकार थी उस टाइम पीरियड, तो उसमें ये सारी बातें हुई थी। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम अब ग्लोबलाइजेशन तो अपना रहा है, वैश्वीकरण अपना रहा है, तो इससे फायदा भी होगा और हानि। तो लोगों ने तरह तरह के लांछन लगाए, तो लगाए लांछन क्या क्या सुनो। तो हमें क्या देखना है, पहले हानियां क्या देखना है बेटा, कि डिसएडवांटेज क्या हो रहा है, सुनना जरा ध्यान से। अब हमें तुम लोग बताओ जरा, तुम ही लोगों से क्वेश्चन है कि हमें फायदा होंगे या हानियां होंगी, ये बताइए जरा। दोनों चीजें हो जाएंगी, हम कोई दो हमें लाभ गिनाइए जरा, बताइए जरा, को हमें दो कोई एडवांटेज हो कि हमने देश को दूसरे देश के लिए ओपन कर दिया, दो फायदा बताओ। इकोनॉमी बढ़ेगी, हाँ बताइए, ठीक सही बात है, फॉरेन करेंसी मिलेगी, और बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, सही बात जी है, एम्प्लॉय मिलेगा लोगों के लाने, और बताइए जरा क्या हो गया, गुड टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, और बताइए जरा साहू जी, बताइए साहू जी, नहीं आ रहा है, बताइए जरा, कुछ आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जा देखते हैं, बड़े प्यार से देखें, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें फायदा क्या हो रहा है, देखो हमने क्या अपनाया बेटा, ग्लोबलाइजेशन, क्या अपनाया, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या कि अब हमने देश को ओपन कर दिया दूसरे देश के लिए, किसके लिए कर दिया, जब हमने दूसरे देश को कर दिया गया तो हमें नुकसान क्या क्या, लोगों ने लांछन उठाए, क्या उठाए, लांछन। देखो लोगों ने कहा कि यार तुम कर तो रहे, लेकिन सोचो कि हमारा जो देश है वो अनपढ़ देश है, कैसा देश है, हमारे यहाँ की अगर तुम लिटरेसी रेट देखोगे ना के बराबर है। आजादी के बाद हमारे यहाँ का लिटरेसी लगभग 39, ऐसा नहीं 39 है, 22 के आसपास था, कितना था 21 या 22 के आसपास, या 17 या 18 ऐसा कुछ एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। तो हमारे यहाँ की साक्षरता इतनी थी, आते आते हम देखेंगे अभी हमारी लिटरेसी कितनी है, पता है तुम लोगों को कितनी है, 73 के आसपास, 73 के आसपास है। एमपी की लिटरेसी कितनी है, 69 है। एमपी की साक्षरता दर कितनी है, 100 में से 69 लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और इंडिया की लगभग 71 या 73 ऐसी कुछ डेटा है। मतलब आज 2023 कौन सी सदी में जी रहे हैं, 2023 में अभी हमारे इंडिया में लगभग 100 में से 73 लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोगों की परिभाषा जानते हो क्या, ज्योग्राफी में मिलेगा। पढ़े लिखे लोगों की परिभाषा यह है कि कोई भी व्यक्ति जो 7 साल से ऊपर हो, कितना हो बेटा, 7 साल से ऊपर हो, और जोड़ना घटाना जिसको आता हो, बेसिक कैलकुलेशन आती हो क्या, तो उसको हम क्या मान लिया जाता है। हमारे यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी में क्या लिखा है कि लिटरेसी में कि कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा कम माना जाएगा, 7 साल से ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और जिसको जोड़ घटाना या बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए वो पढ़ा लिखा है। तब हमारे यहाँ का लगभग 71 या 33% लोग क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या है, पढ़े लिखे लोग। अब तुम समझ लो कि ऐसे व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानते हो 7 साल से उनको जोड़ा गया। अगर हम ऐसे जोड़ें कि 12th पास वाले जी तो बहुत कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10th पास वाले जी तो और ही कम हो जाएगा। तो हमारे देखा देश की हालत सुनिए, तो हमने क्या देखा, सुनिए जरा ध्यान से। तो हमें क्या देखना है बेटा कि पहले तो इन पे जो लांछन उठाया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है, लांछन ये लगाया जा रहा है कि हमारे यहाँ इलिटरेसी है, मतलब असाक्षर लोग हैं। कैसे हैं बेटा, असाक्षर, या कहा जाए अनपढ़ लोग हैं। क्या बेटा, अनपढ़ लोग हैं। जब अनपढ़ लोग हैं तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, पहले तो क्वेश्चन ये उठ गया, क्या मिल गया। जब यहां लोगों ने जो इकोनॉमिस्ट हैं उन पर क्वेश्चन उठाया कि जब ये बताओ, तुम कहते हैं कि हमारे देश में अमेरिका कंपनी आएगी, कौन आएगी, तुम कहते हो हमारे देश में जापान की कंपनी आएगी, तुम कहते हो हमारे देश में ब्रिटेन की कंपनी आएगी, तुम कहते हो हमारे देश में फ्रांस की कंपनी आएगी। बोले जब ये कंपनी आएंगी तो जिस सब तो इंग्लिश जानते हैं, क्या जानते हैं, और टेक्निकली बंदे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आई है। जब जी आएंगे तो ये क्या अनपढ़न को क्या रोजगार देंगे, नहीं देंगे। इनको क्या चाहिए, पढ़े लिखे, बी टेक एम टेक, वो क्वालिफाई चाहिए, हायर एजुकेशन वाले चाहिए। तो पहली बात ये तुम कह रहे तो हमारे यहाँ असाक्षरता है, अनपढ़ लोग हैं, तो पहली बात तो ये भूल जाके लोगों को रोजगार मिले, क्या मिले। तो इसका मतलब जब हमारे देश में रोजगार ही नहीं मिला तो दिक्कत तो यही है ना। दूसरा बोले तुम कह रहे हैं अमेरिका की कंपनी आएगी, जापान की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी आएगी, फ्रांस की कंपनी आएगी, यही तो बोल रहा है ना। अरे भैया तुम तो ला रहा है अमेरिका जापान ब्रिटेन से, और ये कंपनी कैसी है, मल्टीनेशनल। कैसी कंपनी है बेटा, मल्टीनेशनल कंपनी है। और मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब जान रहे क्या है जी, मल्टीनेशनल कंपनी मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी, क्या है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी समझ रहे ना, इनके पास क्या है, हायर टेक्नोलॉजी, क्या है बेटा, बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी इनके पास है। अगर ये जूता भी बनाएंगे ना तो जूता पे रिसर्च करेंगे, पाँव में लगने नहीं चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, वजन कैसा होना चाहिए,
इतनी रिसर्च करने के बाद ये आपको क्या देंगे, शूज, जूता पहनाएंगे। और जो बताओ फिर लोग बाग, अब जो बताओ इंडिया की कंपनी, तुम इंडिया में कंपनी लगाएं और इंडिया की कंपनी और इनकी कंपनी में अंतर ही नहीं है, तो इनका कंपटीशन तो कौन जीतेगा? तो स्वाभाविक है कि इंडिया की कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। इंडिया की कंपनी पता हो जाएगी या नहीं? तो जब इंडिया की कंपनी तुम इंडिया ही में ले आ रहा है तो इंडिया में तो बर्बादी हो जाएगी। तो अगला लांछन क्या उठाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जी, मल्टीनेशनल कंपनियां जी, लोगों को रोजगार देने को तो छोड़ो, ये क्या करेंगे, यहाँ क्या इतने ऐसा पढ़े लिखे लोग पकड़ेंगे जी। और हमारे यहाँ की जो छोटी कंपनियां हैं, या हम कहाँ जाएं, हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम और एंटरप्राइजेस, जो MSME जो इंडस्ट्री है, छोटे छोटे जो इंडस्ट्री है MSME, वो सारी के सारे इंडस्ट्री धरे हो जाएंगे, धराई सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। जैसे अभी हम देखेंगे, मुड़ मुड़ के पीछे देखो ना तो ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान देना है। हमारे देश में बर्बादी हो जाएगी। MSME जो हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन, इनका पतन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जी सब के सब। तुमने देखा ही होगा आज हालत क्या है। तुम गांव में देखा कभी, तुम जो कारपेंटर होता है, बाड़ा ही होता है, कभी तुमने देखा उसका काम चल रहा? नहीं चल रहा है, क्योंकि आज हमारे देश में क्या आ चुके, सेक्शन एल्यूमिनियम जी वाले गेट आ चुके हैं, कंपनी बना रही। तो बोले ऐसे में तुम क्या कहोगे? तो ऐसे की अगर बात करोगे तो हमारे यहाँ के जो गाँव के जो देखा जाए तो जो छोटे छोटे जो कारपेंटर जैसे लोग आएंगे, जो आर्टिसियन आएंगे, हम हथकरघा उद्योग बोलते हैं, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और जब बर्बाद हो जाएंगे तो हमारे यहाँ अल्टीमेटली बेरोजगारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा क्या? नहीं, बेरोजगारी फैल जाएगी। तो हमारे देश में तो अल्टीमेटली नुकसान ही है ना। तो इनको क्यों बुला रहे हैं? बोले दूसरी बात, ये तो छोड़ो, अगला बोले क्या है कि तुम कौन सी कंपनी लेकर आओगे, मल्टीनेशनल। कौन सी कंपनी लेकर आओगे? जब तुम मल्टीनेशनल कंपनी लेकर आओगे तो ये पता क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट प्रेशर। किस पर बनाएंगे? गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएंगे। बोले तुम अभी तो तुम्हें अच्छा लग रहा है इनको लेकर आए, फिर पता जी क्या कराएंगे, प्रेशर बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेंगे, जैसे हमारे देश में अभी अच्छा काम कर रही है वो जियो। कौन काम कर रही है? अच्छी बात है कि जियो जो कंपनी है वो इंडिया की कंपनी है। किसकी कंपनी है? अगर मान के चलो जी कंपनी चाइना की होती है, किसकी होती है? बाई दफे मान लो जी चाइना की होती, तो चाइना पता क्या कहता है? चाइना कहता है कि तुमने हमारे कोरोना टाइम में लगभग 61 एप्लीकेशन बैन करे थे। कितने करे थे? कितने एप्लीकेशन बैन करे थे? 61 एप्लीकेशन बैन करे थे। तो चाइना तुरंत बोल देता या तो हमारे ये जितने भी बैन हटाओ इनसे, या तो ना अपनी जियो लेके जा रहा है। हम क्या लेके जा रहे हैं? अब जियो लेके जाएंगे तो भैया हम नेट को तरस जाएंगे। किसको तरस जाएंगे? मर जाएंगे आधे लोग। तो रील देखने वाले और रील बनाने वाले वो कहेंगे जब बर्बाद। टिकटॉक आया था तभी तो लोग सुसाइड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? टिकटॉक आया था तभी तो लोग सुसाइड कर रहे थे। अब नहीं तो सुनो पहले, तो मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी, वो किस पे प्रेशर बनाएंगे? सरकार पे प्रेशर में। और सरकार से क्या कहेंगे? हमें सुविधा दो, इंडिया में क्या दो, हमारे यहाँ टैक्स कम करो और हमें सस्ते एम्प्लॉय दो, हमें चीजें सस्ती प्रोवाइड करो, नहीं तो हम तुम्हारा देश छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में हमारा देश फिर क्या कहता है? भैया मत जाओ तुम। भले ही हमसे तुम चाइना की होती तो चाइना कहता है भले ही हमसे एक साइड जो ऐप हमने बैन लगा था वो हम ओपन कर दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट प्रेशर में काम करती क्या नहीं करती? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है। समझ रहे ना बात को? तो वो चीजें, तो इस वजह से हमारा देश दिक्कत में खड़ा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इतना नहीं, आ जाइए अगली कहानी क्या होती है। अगला नुकसान क्या होता है? अगला नुकसान, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो बेरोजगारी वाला। कौन सा है? क्योंकि तुम देख रहे हैं अधिकांश हमारे क्या हो गए हैं कि छोटे छोटे इंडस्ट्री है वो तो खत्म ही हो गए। आज तुम देख रहे हैं कि जो टोकरी वगैरह है पहले लकड़ी की आती थी, किसकी आती थी? आज हमें काय की मिल रही? स्टील और प्लास्टिक की मिल रही है, और 10 रुपया में मिल रही। किसमें मिल रही है? लकड़ी की तुम्हें मिलती 10 रुपया में नहीं मिलती, क्योंकि वो दिन भर बनाता बेचारा। तब बनाने के बाद 4 टोकरी बजाते तो वो कहता भैया हम दिन भर बनाए तो 400 रुपया में मंजूरी तो निकल आवे, तो 100 की बेचता, 100 की तुम खरीद लेते क्या? जी हमारे यहाँ बेरोजगारी है क्योंकि मशीनें आ गई, और मशीनें आने की वजह से हमारे यहाँ क्या हो गई बेटा? प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई बेटा? बेरोजगारी। तो हमारे यहाँ देखा जाए तो क्या गया बेटा? मशीन क्या गई, और मशीनीकरण से क्या हो गई? कि बेरोजगारी। क्या हो गई? कि बेरोजगारी, लोगों के पास अब रोजगार नहीं रहे। तो इतनी सारी हम देखा जाए हमें नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहेंगे? नुकसान हो रहा है। नुकसान होने का परिणाम यही होगा कि कल के दिन हमारा देश दूसरे देश के हाथ में फिर ना चला जाए। बोले अभी तुमने एक ही पक्ष देखा। कौन सा देखा? एक ही पक्ष देखा, अर्थशास्त्री बोले, दूसरा पक्ष नहीं देखा। बोले फायदा भी है इससे, जहां डिसएडवांटेज है तो वहीं क्या है? एडवांटेज भी है। बोले फायदा क्या है? लोगों को एम्प्लॉय, क्या बेटा?
रोजगार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्योंकि जो इंग्लैंड से आए या कहाँ से आए बेटा, ब्रिटेन से आए या अमेरिका से आए, कहीं से भी आएंगे तो जी अपने साथ मजदूर थोड़ा सी लेके आएंगे वहां से। पढ़े लिखे हम समझ सकते हैं, इंजीनियर वगैरह लाएंगे, कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जी अपने यहाँ मजदूर लेकर आए। तो स्वाभाविक है जो लेबर वाला काम है वो तो कम से कम इंडिया की एक भरमार थोकेबाज आबादी है, उनको तो एक रोजगार मिलेगा। क्योंकि इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे? इंडिया में। जब इंडिया में इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसके लाने जो मजदूर तसला डालने और वो पूरा बनवाने बस तो उससे दान तो हो जाएंगे। बोले रोजगार मिल जाएगा। बोले इतना नहीं, इसके अलावा दूसरा फायदा क्या होगा? टेक्नोलॉजी। क्या? टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। क्या बेटा? बोले अभी तुम्हारे यहाँ के जो इंजीनियर है ना, अच्छे इंजीनियर है इंडिया के, हम मान रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम अभी भी कमजोर हैं। तो कुछ चीजें हम क्या कर पाएंगे? अमेरिका के साथ बैठेंगे, ब्रिटेन के साथ बैठेंगे, फ्रांस के साथ बैठेंगे, जर्मनी के साथ बैठेंगे, जापान के, उनके इंजीनियर उनके लोगों के साथ बैठेंगे तो नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो हमारे यहाँ पहले तो हमें तकनीकी जो एक्सचेंज है, तकनीकी जो आदान प्रदान है, वो तकनीकी आदान प्रदान कौन संभव करा पाएगा बेटा? ग्लोबलाइजेशन। कौन कर पाएगा? क्योंकि दूसरी कंपनी आएगी, हम उनके साथ बैठ के काम करवाएंगे, तभी तो हमें टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो पाएगी। इतना सारा बेनिफिट हो जाएगा। बोले इतना नहीं और आगे बेनिफिट है। बोले क्या? बोले भूल कहां रहे तुम? फॉरेन करेंसी। क्या बेटा? बोले तुम्हें यहां से फॉरेन करेंसी मिलेगी, विदेशी मुद्रा। क्या मिलेगी? विदेशी मुद्रा। किसकी प्राप्ति होगी? फॉरेन करेंसी। बोले अभी तुम्हारा रुपया है और रुपया को कोई नहीं जानता है। रुपया को इंडिया जानता है कि अड़ोसी पड़ोसी देश जानते हैं कि इंडिया की करेंसी क्या रुपया है। तो जब भी तुम्हें व्यापार की जरूरत होगी, किसकी जरूरत होगी? अमेरिका के साथ करना है, ब्रिटेन के साथ करना है, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ करना है, जिसके साथ करना है, तो तुम्हें डॉलर चाहिए होगा। किसकी एक्सेप्टेंसी है वहां? डॉलर की। तो तुम्हारे यहां अमेरिका इन्वेस्ट करेगा तो तुम्हें डॉलर मिल जाएंगे, और डॉलर मिल जाएंगे तो तुम ब्रिटेन के साथ डॉलर से एक्सचेंज कर सकते हो, या उसको पाउंड चाहिए तो डॉलर के बदले पाउंड ले सकते हो। तो तुम्हारे यहाँ फॉरेन करेंसी प्राप्त हो जाएगी, और फॉरेन करेंसी प्राप्त हो जाएगी तो तुम्हें तो कितना बड़ा फायदा है, तुम अपने व्यापार को भी बढ़ा सकते हो। बोले इतना बड़ा फायदा है, तो बोले इससे जी भी फायदा है। बोले ये भी बात सही है। इसके अलावा बोले और फायदा क्या है? तो बोले इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना। क्या होगी बेटा? आधारभूत संरचना। बोले तुम्हारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना भी मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि जैसे अमेरिका कंपनी आएगी, ब्रिटेन की कंपनी आएगी, वो इंडस्ट्री अकेले नहीं लगाएंगे, वो वहां सुविधाएं भी करेंगे, सड़क भी बनाएंगे, पानी की व्यवस्था भी करेंगे, लाइट की व्यवस्था भी करेंगे, हो सके तो वाईफाई जैसी सुविधाएं भी करेंगे, और आसपास जहां व्यवस्था बनाएंगे तो वहां एक मार्केट तब्दील हो जाएगा। मार्केट तब्दील हो जाएगा तो लोगों को रोजगार तो मिलेगा। दूसरा, तुम्हारे यहाँ की जो सेवाएं भी क्या हो जाएंगी? बेहतर हो जाएंगी, सड़क भी बेहतर हो जाएगी, वहां लोकल चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो तुम्हारे देश में क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत। क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। तो हमें एक साइड फायदा होगा तो हमें दूसरी साइड क्या होगा? नुकसान। तो हमें फायदा भी होगा उस चीज से। इतने सारे फायदे कौन बता रहा है? जो इकोनॉमिस्ट उस टाइम के, वो हमें क्या बता रहा है? फायदे बता रहेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे फायदे हैं। यहां तक बताइए कि अगर कोई दिक्कत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना मतलब जो होता है, सड़क बन जाए, स्कूल बन जाए, अस्पताल बन जाए, जिस सारी मिला के इनको बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे देश में आधारभूत संरचना क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। अंग्रेज आएंगे, सड़क भी बनाने का प्रयास करेंगे, ब्रिटिश अमेरिकी आएंगे, वो भी प्रयास करेंगे। भले ही वो कहेंगे इंडिया पास पैसा नहीं तो हमें लोन ले लूँ, हमें बाद में लौटा देना, तो कम से कम अपनी यहाँ की व्यवस्थाएं तो बना लो। तो इससे क्या हो जाएगा? ये सारा। दूसरा, याद इतना क्लियर हो गया? आप देखो, इतना नहीं, दूसरा इधर देखो, इससे और फायदा क्या होगा बेटा? कि तुम्हें यहाँ की जो वस्तु है ना, जो तुम्हें सेवाएं हैं, सस्ती मिलेंगी। क्या मिलेंगी? कोई भी जूता चाहिए बहुत सस्ता मिलेगा, चप्पल चाहिए बहुत सस्ता मिलेगा। क्यों? बोले यहाँ कंपटीशन होगा। क्या होगा? कंपटीशन होगा तुम्हारे यहाँ। बोले कैसे? बोले अमेरिका भी आ गया। कौन आ गया? अब बात है ना करो, देखो अमेरिका भी आ गया, ब्रिटेन भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, जर्मनी भी आ गया। बोले जो जूता
सैमसंग वाला कौन सा ले लिया था? आवाज नहीं, कौन सा ले लिया था? सैमसंग लिया था, लेकिन इसने मुझे इतना अति कर दी, इतना परेशान कर दिया, क्या बताएं, है ना। तो कभी कभी लगता है कि कुछ मामले में अगर कच्चा प्रोडक्ट, अगर तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो फिर मजबूरी में इंसान क्या ले लेता है? चाइना का मोबाइल। भले ही हमारा शत्रु राष्ट्र है, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि हमारे यहाँ वो चीजें है ही नहीं है, जब नहीं कम में है तो वो ले लेना चाहिए था। जितने में हमने सैमसंग का लिया है ना, उतने में शायद चाइना का बेहतर हो सकता था और अच्छा आ सकता, सारे अच्छे फीचर आ सकते थे, लेकिन क्या, हाँ, तो वो अभी फ्लिपकार्ट निकालो, आईफोन ब्लॉक कर दो, क्या कर दो, सैमसंग का मोबाइल ब्लॉक कर दो, अमेरिका की वस्तु तुम्हारे पास आ गई, क्या आ गई? तुम्हें जी अच्छा नहीं लग रहा है अमेरिका का, एक काम करो, जी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें चाइना का ड्रैगन फ्रूट बुक कर दो, क्या कर दो, चाइना का ड्रैगन फ्रूट तुम्हारे घर आ जाएगा डिलीवरी देने के लिए, भाई आपने बुक किया था, लीजिए अपना। क्यों? तो इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड क्या हो जाता है, एक विलेज क्या हो जाता है बेटा, किसकी भांति लगने लगता है, पूरा विश्व गांव की भांति, किसकी भांति लगने लगता है, क्योंकि यहां बैठ के तुम दुनिया से वस्तु मंगा रहा है। तो प्रश्न पीछे बार आया था जी, क्या आया था कि विलेज का रिलेशन किससे है, तो ग्लोबलाइजेशन से, किससे है, ग्लोबलाइजेशन से। अभी तुम क्या कह रहे थे, हमारी लड़ाई उससे वो हमसे ना बोले, मतलब जितन सर को बुरा करवाओगे और आपस में फिर जाके गले लग लोगे, है ना, क्यों? डिप्लोमेटिक पॉलिसी यहीं चल रहे तुम, मतलब मैंने चाणक्य को क्या पढ़ा दिया तो मैं, लेकिन सारी पॉलिसी यहीं अप्लाई कर रहे तुम। अरे यार गुरु गुरु होता है यार, समझो बात को। इधर आ जा, चलिए फायदा समझ में आ रहा है, एक नहीं 1000 फायदा। कितने फायदा हैं, एक नहीं 1000 नुकसान भी है। कितने नुकसान भी हैं, 1000 नुकसान भी है। तो इस वजह से दोनों चीजों को अगर हम बैलेंस तरीका से करेंगे तो देश को फायदा ही होगा। तो इस वजह से 1991 में हमने देखा तो हमें इससे फायदा भी हुए, नुकसान कम हुए, लेकिन हमें फायदा
ज्यादा हुए। उन फायदा का आज ये है कि आज हम दुनिया के साथ व्यापार कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? दुनिया के साथ। और हम कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं? 5वें नंबर की। कौन सी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो इससे फायदा और लाभ दोनों चीजें समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? पेपर में लिखने को अगर तुमसे पूछा जाएगा ग्लोबलाइजेशन या उनके लाभ उनकी हानियां लिख लोगे आसानी से? कोई दिक्कत हो तो बताइए जरा।